नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास में आपको हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी तक के उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करना है। आज हम लोग इसके पहले टॉपिक अध्ययन के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी तक के उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास को किन किन स्रोतों से जाना जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन साधनों से इतिहास की जानकारी मिलती है उसे इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और 647 से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को जानने के लिए तीन तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तीन तरह के साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। उसमें पहला है साहित्यिक स्रोत। इसमें साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो राजा के दरबार में रहकर कवि या लेखक साहित्य की रचना किए हैं, या राजा के दरबार के बाहर जो कवि या लेखक साहित्य की रचना किए हैं, जिससे हमें उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। दूसरा है विदेशी लेखकों का विवरण, यानी इस समय कई देश के लेखक हमारे यहाँ यात्रा करने आए थे, अरब से आए थे, चीन से आए थे, उन सबका विवरण हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, उन सबके ग्रंथों को हम लोग इसमें देखेंगे। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। इसमें हम लोग अभिलेखों को, पुरालेखों को, सिक्कों को अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उत्तर भारत के किस किस वंश की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं, सबका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत। हर्ष की मृत्यु दोस्तों 647 में होती है और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में वर्धन वंश जो है समाप्त हो जाता है और वर्धन वंश के समाप्ति के बाद उत्तर भारत कई क्षेत्रीय राज्यों में बंट जाता है। अनेक छोटे छोटे राज्यों की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। इन क्षेत्रीय राजाओं ने अनेक कवि एवं लेखकों को संरक्षण प्रदान किया, यानी इनके दरबार में अनेक कवि एवं लेखक विद्यमान थे जो इनके दरबार में रचना करते थे। इसके कारण से इनके यहाँ अनेक भाषा, लिपि और साहित्य का विकास हुआ, जिससे इस समय के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। पहला नाम है बाणभट्ट का। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की गई है और इसे वर्धन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। वाक्यपति के द्वारा गौड़हो नामक ग्रंथ की रचना की गई है और इससे कन्नौज के इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। कन्नौज के राजनीतिक घटनाओं की जानकारी हमको गौड़हो से प्राप्त होती है। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का विवरण मिलता है, यानी कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का विवरण हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। राजशेखर ने प्रतिहार शासकों के दरबार में कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है, यानी इससे हमें प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार शासकों के शासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। एक गढ़वाल शासक थे जिसका नाम था गोविंद चंद। इनके प्रधानमंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति पर कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी और इससे गढ़वाल वंश के समय समाज और राजनीति का अध्ययन हम कर पाएंगे। इसमें गढ़वाल वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला नाम है मेरुतुंग। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी और इससे जयचंद के शासन की जानकारी मिलती है। जयचंद भी दोस्तों गढ़वाल वंश के राजा थे। प्रबंध चिंतामणि से जयचंद के शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है चंद्रबरदाई का। इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा गया था और एक कवि है जयानक। जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इन दोनों ग्रंथ से हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन दोनों ग्रंथों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला नाम है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त के द्वारा नौ सहसांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इसके द्वारा हमें परमार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला नाम है संध्याकर नंदी का, जिन्होंने रामचरितम नामक ग्रंथ की रचना की है और संध्याकर नंदी के इस ग्रंथ से हमें पाल वंश की जानकारी मिलती है। पाल वंश दोस्तों बंगाल में था। पाल वंश की जानकारी हमें संध्याकर नंदी के रामचरितम से प्राप्त होती है। अगला नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, जिनके द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। हला युद्ध थे जिनके द्वारा ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की गई थी। धोई थे जिनके द्वारा पवन दूत नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इन ग्रंथों से हमें सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सेन वंश जो है
बंगाल में था और इसके राजा थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में ही जयदेव, हलायुध और ध्रुवी नामक लेखक रहते थे और इनके द्वारा गीत गोविंद, ब्राह्मण सरवस और पवन दूत नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को देखा, अब हम लोग देखेंगे विदेशी लेखकों का विवरण, यानी विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ यात्रा करने आए थे वे हमारे देश के बारे में कुछ ग्रंथों की रचना किए हुए हैं, उनसे हमारे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। पहला नाम है चीनी यात्री ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था और भारत में आकर इसने 16 वर्षों तक अध्ययन किया। भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, 16 वर्षों तक यहाँ पर रहा था और उसने सी युकी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे हमें हर्षवर्धन के समय का इतिहास और उस समय के भारत के बारे में पता चलता है। व्हीली जो थे ह्वेनसांग के मित्र थे। ह्वेनसांग के लाइफ पर ही इन्होंने लाइफ ऑफ ह्वेनसांग नामक पुस्तक की रचना की थी। इससे भी हमें भारत के बारे में कुछ पता चलता है, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। अरब यात्रियों ने चशनामा नामक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ से हमें अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख मिलता है, यानी चशनामा ग्रंथ में अरबों ने किस प्रकार से सिंध को जीता था इसके बारे में उल्लेख इसमें मिलता है। अलबरूनी ने दोस्तों तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे हमें राजपूत काल की जानकारी मिलती थी। आपको बता दें कि अलबरूनी जो थे महमूद गजनवी के सेना के साथ भारत आए हुए थे और इन्होंने भारत के ऊपर तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो राजपूत काल की जानकारी हमें प्रदान करता है। अगला नाम है मिन्हासुद्दीन। मिन्हासुद्दीन का ग्रंथ है तबकात ए नासरी। इसमें जो है मोहम्मद गौरी के भारत विजय का वर्णन प्राप्त होता है। इतना दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जिससे इस समय के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं, मोहरों का अध्ययन करते हैं और पुरालेख आदि का अध्ययन हम करते हैं। इन सबको मिलाकर के हम पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। गढ़वाल वंश के इतिहास की जानकारी वाराणसी एवं सारनाथ से मिलती है। चाहमन वंश के बिजौलिया लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख मिलते हैं, यानी बिजौलिया में और दिल्ली के शिवालिक स्तंभ में हमें चौहान वंश के लेख मिलते हैं और वाराणसी और सारनाथ में हमें गढ़वाल वंश के लेख प्राप्त होते हैं। परमार वंश के उज्जैन, उदयपुर, नागपुर से लेख प्राप्त होते हैं और यहाँ के लेखों से हमें परमार वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। सेन वंश के लेख हमें देवपाड़ा से प्राप्त होते हैं और बैरकपुर से प्राप्त होते हैं। दोनों जो है पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, क्योंकि सेन वंश जो था बंगाल का वंश था, इसलिए इसके लेख कहाँ पे हैं, देवपाड़ा और बैरकपुर से प्राप्त होते हैं और सेन वंश की जानकारी हमें इससे मिलती है। गढ़वाल वंश के शासकों ने दोस्तों द्रम नामक सिक्के जारी किए थे, इससे हमें गढ़वाल वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ये समझ पाए होंगे कि उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद से 1200 ईस्वी तक जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, किन किन स्रोतों के माध्यम से हम इस समय के उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास को जान सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।